आज हम भारत की जनजातियों की जड़ों की गहराई में उतर रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो जो लाखों साल पुरानी है। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो इन समुदायों की प्राचीन उत्पत्ति और उनकी अविश्वसनीय विविधता पर रोशनी डालते हैं। जी। हमारा मकसद है भारत के शुरुआती निवासियों को समझना, अलग अलग मानव समूहों का यहाँ आना और आज का जो जनजातीय परिदृश्य है वो कैसे बना, इस पूरी जटिलता को थोड़ा समझने की कोशिश करना। बिल्कुल, और ये वाकई एक पहेली जैसा है। हाँ, जिसकी शुरुआती टुकड़े तो रामापिथेकस जैसे प्राचीन होमिनिड से मिलते हैं, जो करीब 1.4 करोड़ साल पहले शिवालिक की पहाड़ियों में पाए गए थे। जी हाँ, और उसके बाद भी जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के भी प्रमाण मिले लगभग 20 लाख साल पहले के, तो शुरुआत तो बहुत ही पुरानी है। बहुत पुरानी। लेकिन ये जो सवाल है कि असली मूल निवासी कौन, ये तो काफी पेचीदा है। बहुत ज्यादा। मतलब ये तय करना ही मुश्किल है। हजारों सालों में इतने सारे मानव प्रवास हुए हैं कि किसी एक समूह को पहला कहना ये लगभग नामुमकिन सा है। और इसमें वो इंडो आर्यन माइग्रेशन जैसी थ्योरीज, हाँ, वो इसे और भी संवेदनशील बना देती हैं। जाहिर है इस पर काफी बहस भी होती रही है। तो अगर हम सबसे पुरानी परतों को देखें तो एक सिद्धांत ये कहता है कि नेग्रीटो समूह, जैसे आज के अंडमानी आदिवासी हैं, जी। वो शायद सबसे पहले इंसानों में से थे जो भारत आए, शायद 30 से 65 हजार साल पहले। हाँ, ये एक प्रमुख धारणा है। और इसमें दिलचस्प यह है कि करीब 60% भारतीयों में वो mtDNA हैप्लोग्रुप M मिलता है। हाँ, जो मैटरनल लाइन से ट्रैक होता है। बिल्कुल, और वही मार्कर अंडमानी आदिवासियों में लगभग सब में है। जी, ये आनुवंशिकी जुड़ाव इस सिद्धांत को काफी बल देता है कि शायद ये समूह भारत के शुरुआती निवासियों की सीधी कड़ी हो सकते हैं। हमें मानव प्रवास की पहली लहरों की एक झलक मिलती है इससे। अच्छा, तो नेग्रीटो के बाद? उसके बाद कुछ मानव विज्ञानी मानते हैं कि ऑस्ट्रो एशियाई भाषा बोलने वाले ऑस्ट्रोलॉइड समूह आए। ऑस्ट्रोलॉइड? हाँ, और ऐसा भी माना जाता है कि शायद उन्होंने नेग्रीटो समूहों को कुछ हद तक मतलब विस्थापित किया हो। विस्थापित मतलब संघर्ष? हो सकता है। देखिए, पुख्ता सबूत तो कम है, पर यह संभव है कि नए आने वाले समूहों ने पहले से बसे लोगों को या तो मिला लिया या उन्हें दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर किया। जैसे इरूला जैसी कुछ जनजातियां हैं, वो अपनी उत्पत्ति इसी दौर से जोड़ती हैं। अच्छा, और उदाहरण है ऑस्ट्रोलॉइड के? हाँ, जैसे ओराम और कुर्कू जनजातियों को अक्सर ऑस्ट्रोलॉइड मूल का माना जाता है। ठीक है, तो नेग्रीटो, फिर ऑस्ट्रोलॉइड, इसके बाद? इसके बाद सिद्धांत कहते हैं कि कॉकसाइड समूह आए, जिनमें द्रविड़ और इंडो आर्यन दोनों शामिल माने जाते हैं, और मंगोलॉइड समूह भी। मंगोलॉइड यानी सिनो तिब्बती भाषा बोलने वाले? जी हाँ, द्रविड़ शायद पश्चिम एशिया मतलब ईरान के रास्ते से, इंडो आर्यन मध्य एशिया से, और तिब्बती बर्मन हिमालय के पार से। लेकिन ये सब सिद्धांत ही है ना, मतलब पत्थर की लकीर नहीं? बिल्कुल नहीं। इन सब पर लगातार बहस चलती रहती है, नया शोध आता रहता है, कोई भी सिद्धांत निर्विवाद नहीं है। तो इन प्राचीन जड़ों से आज का क्या नजारा बनता है अगर हम आज की संख्या देखें? हाँ, आंकड़ों की बात करें तो 2001 की जनगणना के हिसाब से देखें तो भारत की जनजातीय आबादी देश की कुल जनसंख्या का करीब 8.14% थी, मतलब लगभग 8.45 करोड़ लोग। जी, और ये आबादी देश के लगभग 15% भूभाग पर फैली हुई है। 15%? ये तो काफी बड़ा हिस्सा है। हाँ, और ये सिर्फ जंगलों या पहाड़ों में ही नहीं रहते, ये मैदानों में भी हैं, पहाड़ियों में भी हैं, जंगलों में भी हैं, बहुत विविध भौगोलिक स्थितियों में बसे हुए हैं। और सरकार ने कितनी जनजातियों को अधिसूचित किया है? संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत केंद्र सरकार द्वारा 730 से ज्यादा जनजातियां अधिसूचित है। 730 से ज्यादा? जी, और इनकी सबसे ज्यादा सघनता आपको मिलेगी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, गुजरात, इन राज्यों में। और कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां कोई अधिसूचित जनजाति नहीं है। हाँ, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पुडुचेरी, इन क्षेत्रों में कोई अधिसूचित जनजाति नहीं है। अच्छा, ये विविधता समझने के लिए शोधकर्ता अक्सर आबादी को कुछ मुख्य जातीय समूहों में बांटते हैं। हालांकि आपने कहा कि ये जटिल है। हाँ, ये एक तरह का सरलीकरण ही है, लेकिन समझने में थोड़ी मदद करता है। इन वर्गीकरणों में सबसे पहला नाम आता है नेग्रीटो का, जिन्हें सबसे पुराना माना जाता है। जैसे अंडमान के जारवा, ओंगे, सेंटिनलीज, ये शायद 60,000 सालों से वहीं है। और दक्षिण भारत की कुछ पहाड़ी जनजातियां भी। फिर आते हैं प्रो ऑस्ट्रोलॉइड, या जिन्हें ऑस्ट्रिक्स भी कहते हैं।
माना जाता है कि ये नेग्रिटो के बाद आए। लहरदार बाल, खास चेहरे की बनावट। और इनका फैलाव? ये पूरे भारत में, म्यांमार, दक्षिण पूर्व एशिया तक फैले। कुछ लोग तो इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य संस्थापक मानते हैं, खासकर कृषि संस्कृति लाने वाले। चावल, सब्जियां, गन्ना, इनकी भाषा मुंडा या कोल परिवार की मानी जाती है। सिंधु घाटी से कनेक्शन, ये दिलचस्प है। तीसरा समूह कौन सा है? तीसरा है मंगोलॉइड। इनकी विशेषताएं मंगोलिया, चीन, तिब्बत के लोगों जैसी। ये आपको मिलेंगे उत्तर पूर्वी भारत में, असम, नागालैंड, मेघालय और उधर लद्दाख, सिक्किम में भी। पीला रंग, तिरछी आंखें, ये कुछ पहचान है। और चौथा है भूमध्य सागरीय या द्रविड़। माना जाता है कि ये दक्षिण पश्चिम एशिया से आए और ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता माने जाते हैं, खासकर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा वाले। अच्छा, तो सिंधु घाटी से 2 समूहों का नाम जुड़ रहा है। हाँ, सिद्धांतों में ऐसा कहा जाता है। द्रविड़ समूह तो आज पूरे भारत में फैला है। कहते हैं कि उत्तरी भारत में अनुसूचित जातियों का एक बड़ा हिस्सा इसी समूह से आता है। पांचवा है पश्चिमी ब्रैकीसेफाल्स, मतलब जिनका सिर तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है। इसमें एल्पिनॉइड, दिनारिक्स, आर्मेनॉइड्स जैसे उपसमूह आते हैं। जैसे कुर्गिस या पारसी समुदाय, वो इसके उदाहरण माने जा सकते हैं। और आखिरी छठा समूह? छठा, और जिसे सबसे बाद में आया हुआ माना जाता है, वो है नॉर्डिक या इंडो आर्यन, लगभग 2000 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास। सबसे बाद में? हाँ, मध्य एशिया से मेसोपोटामिया होते हुए पहले पंजाब में बसे, फिर धीरे धीरे गंगा घाटी में फैले। ये मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत में पाए जाते हैं और अक्सर इन्हें तथाकथित उच्च जातियों से जोड़ा जाता है। लेकिन ये सब श्रेणियां बहुत साफ साफ बंटी हुई नहीं होंगी? बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने कहा, ये सरलीकरण है। हजारों सालों में इन समूहों के बीच बहुत ज्यादा मिश्रण हुआ है। ये श्रेणियां बस एक मोटा खाका देती हैं। सही कहा। और इन सभी समूहों के अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान है। उनकी जीवन शैली, परंपराएं, उनका आतिथ्य। जी हाँ, बिल्कुल। वो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के अलग अलग चरणों में है। उनकी अपनी विशिष्टता है। हालांकि आज भी शायद आधुनिक संचार और परिवहन तक पहुंच एक चुनौती होगी कई जगह। हाँ, वो एक बड़ी चुनौती है। लेकिन उनकी जीवन शैली, उनका खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, ये सब भारतीय संस्कृति और कला को बहुत समृद्ध करते हैं। ये विविधता तो भारत के इतिहास जितनी ही पुरानी है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि भारत की जनजातीय आबादी की कहानी कितनी परतदार और गहरी है। लाखों साल और अनगिनत प्रवासन की लहरों से बुनी हुई। ये कोई सीधी रेखा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक बेहद जटिल और सच कहूं तो खूबसूरत ताना बाना है ये। बिल्कुल। और ये मैं सोचने पर मजबूर करता है ना कि उत्पत्ति और प्रवासन की इस जटिल तस्वीर को समझना भारतीय पहचान और इतिहास के जो सरल या एकल आख्यान हैं, उनको किस तरह से चुनौती देता है। ये विविधता सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं है, ये भारत के वर्तमान ताने बाने का एक जीता जागता जीवंत हिस्सा है। नमस्कार। आज हमारे पास झारखंड के इतिहास से जुड़ा एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, सनसनीखेज घटना का जिक्र है। कहानी बिल्कुल किसी क्राइम थ्रिलर जैसी लगती है। जी बिल्कुल, सुनने में अजीब लगता है। हाँ, तो बात है 26 नवंबर 1933 की। कोलकाता का हावड़ा स्टेशन, काफी भीड़ भाड़, और 20 साल के एक जमींदार थे, अमरचंद पांडे। वो भीड़ में थे, तभी उन्हें लगा जैसे किसी ने कुछ चुभो दिया हो, बहुत हल्का सा, जैसे चींटी ने काटा हो।